नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ के कार्यक्रम रंगनाद में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे अतिथि हैं डॉक्टर योगेंद्र चौबे जी, जिनके परिचय के बारे में यही कहूंगा। मैं गीत बरसने वाला बादल हूं, मैं गीत बरसने वाला बादल हूं, प्यासे नैनों में हंसता काजल हूं, पांवों के नीचे गहरा सागर हूं, माथे के ऊपर बिखरा अंबर हूं। जब मेरी आंखें कलियों पर बिगड़ी, अनगिनत कांटों की नोक के साथ गड़ी, गीतों में भर भर कर जीवन पीता हूं। जब तक मेरा मन है मैं जीता हूं, संगीत छलकता मेरे तन मन से है। मैं हूं गीतों का साथी बचपन से, रंगीन तितलियां मन बहलाती हैं, स्वाधीन बिजलियां पंथ दिखाती हैं। मैं बूंद बूंद से बांधे हूं सागर, मैं नीले नभ में उड़ता आंचल हूं, मैं गीत बरसने वाला बादल हूं, धरती की गोदी में गंगा जल हूं, मैं गीत बरसने वाला बादल हूं। नमस्कार योगेंद्र जी, रंगनाथ के इस मंच पर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने याद किया। आप बढ़िया बढ़िया, अच्छा हूँ। एक अरसे बाद मुलाकात हो रही है, इस तरह से रूबरू हो रहे हैं हम जी। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं जी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कैसे और कब, किस वर्ष में पहुंचे आप? मैं पहुंचा 2002 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, और उसके पहले जो है मैं रायगढ़ में आईपीटीए के साथ जो है मैं काम करता था। और इस बीच में एक अच्छा खासा एक अनुभव रहा। मतलब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाने के पहले जिनके साथ हमें काम करने का मौका मिला, तो जिसमें जबलपुर के अरुण पांडे जी हैं विवेचना के। उसके बाद में एक और थोड़ा अनुभव और एक अच्छी खासी हमको ट्रेनिंग मिली संजय उपाध्याय जी से। संजय उपाध्याय के साथ सुमन कुमार जी, उसके बाद अखिलेश खन्ना जी, और उसके बाद में फिर आदरणीय देवेंद्र राज अंकुर जी के साथ एक लगातार 2-3 साल का हमने जो है वो वर्कशॉप किया। और उसके बाद में इसी बीच में बंसीदा के साथ में हमें काम करने का मौका मिला। रंग विदूषक की टीम और हमारी टीम साथ में मिलकर कुछ काम भी किया करती थी। तो इस तरीके से एक अनुभव रहा। और वहीं से जो हमारे जिनके साथ हमने काम किया, इन्हीं लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि तुम्हें रंगमंच की ओर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि पहले तो हमें एनएसडी से डर लगता था। जिस तरीके से हम बहुत छोटे शहर के हैं, रायगढ़ का हूँ, छत्तीसगढ़ के, और बहुत ही छोटा शहर है। और सारी पढ़ाई जो है मेरी रायगढ़ से हुई, पैदा भी रायगढ़ में हुआ, से लेके LLB तक जो है मैंने वहीं किए। तो उस तरीके से बाहर निकल के कभी पढ़ना नहीं हुआ था। तो छोटे शहर का जो एक डर, एक भय जो रहता है, एक जो संकोच रहता है, वो मन में था कहीं। 2002 में, इसके पहले भी मैं एनएसडी का एग्जाम दिया था एक बार, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया था। तो मुझे लगा था कि शायद मैं नहीं जा पाऊंगा, तो बेहतर है कि मैं अपने शहर में वकालत करूं और जब समय मिले तो मैं थिएटर करूं। लेकिन इसी बीच में इतने सारे लोग से मेरा जुड़ना हुआ, उनको समझने का मौका मिला, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। और मैं 2002 में भारत रंग महोत्सव उस समय जो है मार्च अप्रैल में होता था, और हम गए वहाँ भारत रंग महोत्सव में, और वहीं हमने फॉर्म भरा। और फॉर्म भरने के बाद में 2002 में फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, और 2002 से 2005 जो है वो मेरा बैच था। और जो मेरा स्पेशलाइजेशन है वो थिएटर टेक्निक एंड डिजाइन डायरेक्शन है। तो ये था कि मैं वहां से निकला, और वहां से निकल के फिर मुझे एक काम करने का मौका मिला, तो मैं कर रहा हूँ। तो लेकिन ये शब्द नाटक जीवन में कैसे आया? ये बड़ा वो है कि मेरे बड़े भैया नाटक करते थे, वो जुड़े हुए थे आईपीटीए से। मैं बहुत छोटा था, मैं सुनता था, मैंने नाटक तो नहीं देखा उनका, लेकिन
एक दो नाटक, मेरा पहला नाटक जो है वो आप कहेंगे कि मेरा सीधा जो पहला स्कूल में जो मैंने नाटक देखा था मेरे बड़े भैया का, वो ब्रेख्त का नाटक था, अजब न्याय गजब न्याय। और उसके बाद से ही थोड़ी सी लगी कि हाँ होना चाहिए। तो जैसा सबके साथ होता है कि स्कूल में हम बड़े एक्टिव पार्टिसिपेट करते थे, गाने में, बजाने में, नाटक करने में और बाकी सब चीजों में। और वो दौर था जब साक्षरता अभियान का भी था, 90 और 92 का जो दौर था साक्षरता अभियान का था। तो साक्षरता अभियान के तहत भी हमें काम करने का मौका मिला, तो ज्ञान विज्ञान जत्था से जुड़ने का मौका मिला। तो इस तरीके से चीजें जुड़ती चली गई। उसके बाद जब मैं 12वीं पढ़ रहा था, 12th में था, तो हमारे यहाँ एक वर्कशॉप हुआ, जो पहला वर्कशॉप मेरा था 12वीं में। राजकमल नायक जी हैं रायपुर के, उनके साथ में हम लोगों ने भारतेंदु जी का जो नाटक है वो नाटक हमने किया। वो नाटक है भारतेंदु जी का, बड़ा ही चर्चित नाटक है। मैं एकदम, मेरे दिमाग से अभी चल रहा है, शायद आप नाम बता दें। अंधेर नगरी? नहीं, अंधेर नगरी नहीं। ये जिसमें कला, जिसमें जो भारत दुर्दशा। तो पहला मेरा परिचय नाटक देखने के लिए जो मेरा परिचय हुआ वो ब्रेख्त से हुआ। और जब मैं पहली बार मंच पे नाटक किया तो मेरा जो परिचय है वो भारतेंदु जी से हुआ। तो मैं अपने आप को, वास्तव में मैं अपने आप को मानता हूँ कि शायद वो जो हमने नाटक किया और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, और वहां से जो चीज, वहां से जो आग लगी मेरे जीवन में, जो नाटक आया, वो जो शब्द आया, तो थोड़ा मैं गंभीरता से लेना मैं शुरू किया। स्कूल में भी जब हम नाटक करते थे तो बड़ी गंभीरता से हम नाटक करते थे। कल ही मैं याद कर रहा था, अभी हम उज्जैन गए थे शो करने के लिए। वहां से जब हम लौट रहे थे तो मैं अपने स्टूडेंट से अपनी बातें में शेयर कर रहा था कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे तो हमने एक नाटक उठाया, 5 नुक्कड़ नाटक करके एक किताब आई है, और उस किताब में एक नाटक है बरगद बरगद कुत्ता। और वो इतना बड़ा नाटक है, और हमने 6 लोगों ने उस नाटक को उठाया। और अंततः जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, जो सांस्कृतिक प्रभारी थे हमारे, वो आके हमें बोलते हैं कि योगेंद्र, ये नाटक बंद करो, प्रथम पुरस्कार तो भी लोग को मिलेगा, तुम चिंता मत। मतलब इतना अतिरिक्त परिश्रम मत करो, मतलब हाँ, पुरस्कार तो निश्चित हो चुका है। हाँ, पुरस्कार निश्चित हो चुका है, तुम लोग चिंता मत करो। उतना बड़ा नाटक करने का मंच नहीं है ये, जितना बड़ा तुम लोग कर रहे हो, या जिस गंभीरता के साथ तुम लोग कर रहे हो, तो बंद कर दो बेटा नाटक। तो फिर हम लोग क्योंकि हम ये श्योर हो चुके थे कि हमको जो है वो पुरस्कार मिलेगा, हमको मिला भी प्रथम पुरस्कार उसमें। फिर कॉलेज गए, फिर एनसीसी में, एनएसएस में, तो इस तरीके से यूथ फेस्टिवल में जुड़ते चले गए हम। फिर बीच में कुछ दिन जो है मैं लोगों ने कहा कि तुम अच्छा गाते हो तो तुम्हें थोड़ी संगीत भी सीखनी चाहिए। तो रायगढ़ में फिर मैंने, हमारे वेदमणि सिंह जी हैं, गुरुजी हैं, रायगढ़ के बड़े प्रतिष्ठित संगीतकार हैं। और आपने अगर नाम सुना होगा रायगढ़ घराना का, तो वो रायगढ़ घराने के उस घरानेदार कलाकार, जो मतलब एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं अभी के तारीख में जिन्होंने पूरे घराने को देखा और समझा है। उनके साथ मैंने कुछ जो है वो संगीत सीखा। फिर जुड़ाव बढ़ता गया नाटक से। फिर मन किया कि नाटक देखने चाहिए। तो हबीब साहब के नाटक तो बहुत कम होते थे छत्तीसगढ़ में, तो पता लगा कि भोपाल में नाटक हो रहा है, तो हम भोपाल चले जाते थे नाटक देखने के लिए। नाटक देख के हम वापस आए। इस बीच में मैं वकालत करने लगा एलएलबी करने के बाद में। तो अच्छी बात यह थी कि हाई कोर्ट जो था वो जबलपुर में था, और विवेचना जो है वो पूरा राष्ट्रीय नाट्य समारोह करती थी। और हमारे वकील साहब को, जो हमारे सीनियर थे, उनको मालूम था कि इसका इंटरेस्ट जो है वो नाटकों में है। तो वो मुझे हाई कोर्ट तब भेजते थे जब वहां पर फेस्टिवल होता था। तो मैं दिन भर, एक पंथ दो काज, तो मैं दिन भर जो है वो हाई कोर्ट में जाके अपना सीनियर वकील के साथ में लगा रहता था, और शाम को मैं विवेचना में चला आता था।
अरुण भैया के पास में। वहां तो ये संस्कार मेरे मिलते चले गए और उन संस्कारों को मैं आत्मसात करता गया, लेता गया मैं उन संस्कारों को, जहां से मुझे जिस भी रूप में जो चीज मिली मुझे लगता है कि वो मैं लेता गया, जो मुझे आज तक वो काम आ रहा है। तो इस तरीके से एक नाटकों की श्रृंखला जो है मेरी शुरू हुई। बहुत अच्छी बात आपने अपने प्रारंभिक चरण की बताई। और जहां तक मुझे पता है कि आप ग्वालियर में मान सिंह तोमर यूनिवर्सिटी में काफी अरसे तक रहे, फिर इन दिनों आजकल आप इंदिरा कला संगीत विद्यालय खैरागढ़ में ड्रामा डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। तो ये जो विश्वविद्यालयों के डिपार्टमेंट हैं, इनसे जुड़ने का आपको एक तजुर्बा अभी हो गया, एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में गए। इस तरह यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट है और ये जो स्वतंत्र रूप से ड्रामा स्कूल चल रहे हैं, इसमें कोई फर्क है क्या, कोई अंतर पाते हैं आप? बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन मेरे लिए ये अच्छी बात थी कि मैं 2005 में मैं एनएसडी से पास आउट होता हूँ और मुझे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से बुलावा आता है कि आप आइए और हमारे यहाँ डिपार्टमेंट शुरू करिए। और मैं यहाँ पे एक और उल्लेख करना चाहूंगा कि एक यहाँ पे भाजपा की सरकार में एक अजय चंद्राकर जी एक उच्च शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, अभी भी वो विधायक हैं। और जब वो उच्च शिक्षा मंत्री बने तो उन्होंने कहा कि ये संगीत का इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, सारे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन यहाँ पे थिएटर क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि थिएटर होना चाहिए यहाँ। उस समय आदरणीय पूर्णिमा पांडे जी, जो अब लखनऊ में हैं, आप लोग जानते हैं, वो हमारे यहाँ वाइस चांसलर हुआ करते थे। वो दोनों जो हैं वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय गए, अंकुर जी से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हमें थिएटर डिपार्टमेंट शुरू करना है, तो आप सिलेबस भी बनाइए, बना के दीजिए और हमें कोई व्यक्ति भी दीजिए जो वहां पे रह सके। तो बड़े बड़े नाम आए, सत्यव्रत राव जी के नाम आए, सतीश आनंद जी के नाम आए, बॉबी भाई के नाम आए और भी बहुतों के नाम आए। इस बीच में मेरा भी नाम आया और कहा गया कि ये अभी का पास आउट है और आपके छत्तीसगढ़ का है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको तो हम सबसे पहले खोजेंगे, कहाँ है ये। और ये भी मुझे लगता है सर, मेरी जानकारी में तो नहीं है, मुझे लगता है कि ये इतिहास है कि कोई शिक्षा मंत्री राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाके कहे कि मुझे अपने यूनिवर्सिटी में थिएटर का डिपार्टमेंट जो है वो शुरू करना है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। तो ये एक अच्छी बात थी। बहरहाल रायपुर में जो है वो मैं एक वर्कशॉप कर रहा था, उन्होंने अखबार में पढ़ा, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, अंकुर जी ने मुझे इशारा किया था और उसके बाद में उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके साथ मीटिंग किया, मैं उनके साथ गया। फिर मैं और बॉबी भाई अमिताभ श्रीवास्तव जी, हम दोनों यहाँ जो है वो खैरागढ़ आए और एक भूमिका बनी कि एक विश्वविद्यालय का एक डिपार्टमेंट जो है वो कैसा हो सकता है। मेरे लिए एक अच्छी बात थी कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकलता हूँ और फिर एक यूनिवर्सिटी में आता हूँ। और दूसरी अच्छी बात मेरे लिए ये थी कि मैं एक बने बनाए सेटअप में नहीं आता हूँ, बल्कि अपना सेटअप खुद तैयार करता हूँ। तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था ये। तो इस बीच मेरी छटपटाहट भी थी कि मैं नौकरी करने तो आया नहीं हूँ, मैं, जो हम लोग की होती है कि कहीं मैं नौकरी में बंद न जाऊं, मैं कुछ कर पाऊं या न कर पाऊं। तो अंकुर जी ने और बंसी कौल जी ने दोनों ने मुझे समझाया और लगभग दोनों ने एक ही बात कही कि योगेंद्र, तुम पकड़ नहीं सकते लेकिन छोड़ सकते हो। तो अगर तुम्हें किसी चीज को पकड़ने का मौका मिल रहा है, कुछ नया करने का मौका मिल रहा है, तो कर लो, छोड़ने का ऑप्शन तो हमेशा से तुम्हारे पास है। तो ऐसे मुझे मार्गदर्शक जो है वो मिले। फिर हम यहाँ पे एक वर्कशॉप किया 2005 में, मैंने 2006 में एनएसडी के साथ हमने वर्कशॉप किया, सत्यव्रत राउत यहाँ पे आए, उसके साथ हमने थिएटर डिपार्टमेंट की शुरुआत की। तो एक कहने का अर्थ ये था कि पहला जो प्रयोग का पक्ष है वो जरूर सामने जो है वो रहना चाहिए। इसी बीच में मेरी छटपटाहट बनी रहती थी, तो अंकुर जी जो है वो मुझे समझाते थे कि अब पागल मत बनो, तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम वहां पे लगे रहो, तुम्हारे पास बच्चे हैं, काम करते रहो, तुम वहां से निकलते रहो। इसी बीच में इग्नू भी गया, मेरा सिलेक्शन इग्नू में भी हुआ, लेकिन
इग्नू का माहौल देख के मैं वापस आ गया। मुझे लगा कि फिर मैं वही दिल्ली के चक्करों में फंस जाऊंगा मैं। इसके बाद फिर मुझे एक और यूनिवर्सिटी से मौका आया, कहा गया कि आप आइए यहाँ डिपार्टमेंट शुरू करिए। बहुत दूर था, मैं कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। इसी बीच में फिर एज ए एसोसिएट प्रोफेसर मेरा सिलेक्शन हुआ राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय में। वहां वो उन्होंने डिपार्टमेंट खोल दिया था, पाठ्यक्रम बन के तैयार था, लेकिन वो ढंग से अच्छे से रन नहीं कर रहा था, चल नहीं रहा था। उन्होंने कहा कि हमने आपके बारे में सुना है और हम चाहते हैं कि आप आए। मैं कहा ठीक है, कुछ दिन रहूंगा मैं। 3 साल रहा, और 3 साल भी मैंने वर्कशॉप से लेके, सेमिनार से लेके, फेस्टिवल से लेके, मैं जो पाता हूँ वो ये है कि ये इन विश्वविद्यालयों के अलावा जो पुराने जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे 2 डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ते थे जहां से उन्होंने एमए किया था। उन्होंने कहा कि योगेन, पूरे साल में हम केवल 1 नाटक कर पाए, और 1 साल में केवल 1 नाटक हुआ है, और उसमें भी हमको मेन रोल नहीं मिला हमको करने के लिए। स्वाभाविक ही नहीं मिलेगा, किसी एक को ही मिलेगा, 2 को ही मिलेगा, 3 को ही मिलेगा। वो उनकी पीड़ा जो है मेरे को समझ में आती थी। तो जब मैं डिपार्टमेंट शुरू किया तो मैंने उसमें 60 और 40 का रेशियो रखा कि 60% जो है वो हमारा प्रैक्टिकल होगा और 40% जो होगा वो हमारा थ्योरी होगा। और थ्योरी भी 40% इसलिए होगा क्योंकि फिर हम रिपीटेशन नहीं करेंगे। मैंने यहाँ म्यूजिक का देखा सिलेबस बनाते हुए, मैंने दूसरे डिपार्टमेंट्स के देखे, इतना सारा थ्योरी है, ये इतना सारा उन लोग को पढ़ा दिया गया है कि वो प्रैक्टिकल करना भूल जाते हैं। तो मेरी ये इच्छा थी कि जब भी हम डिपार्टमेंट जो है वो शुरू करें तो उसमें जो हमारा पक्ष है, जो हमारा प्रयोग का पक्ष है, वो मजबूत बने, क्योंकि अंततः हमारे पास नौकरियां कम है, नौकरी नहीं है हमारे पास में। तो जब मैं अपने विद्यार्थी को निकालूं यहाँ से तो वो कम से कम अपने पांव में खड़ा हो सके, और इतना कॉन्फिडेंस होके निकले वो कि धीरे से वो अपना रास्ता कहीं खोज ले। तो ये एक संतुलन बनाने की मैंने जो है वो कोशिश की पाठ्यक्रम के माध्यम से, इसके माध्यम से, और लगातार मैं परफॉर्मेंस करता रहा। अभी भी आप अक्टूबर में जो है हमारा विश्वविद्यालय जो है वो खुला, कोरोना के बाद में, फिर बीच में बंद हो गया, फिर बीच में खुला, ये सब चलता रहा, फिर ऑनलाइन हो गया। हमने अभी तक प्रोडक्शन और सीन वर्क मिला के सर हमने 6 काम कर दिए। और कल ही हमने जो है, मैं सुबह 10 बजे मैं उज्जैन से मैं लौटा हूँ, और शाम 5 बजे जो है वो हमने आधे अधूरे का एक सीन वर्क किया। तो लगातार अलग अलग तरीके से अलग अलग, और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण मुझे अंतर लगता है वो फाइनेंस का है कि मान लीजिए कि बीएनए है, या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, या कि हमारा मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय है, ये विद्यालय जो है वो पर्टिकुलर फोकस्ड है कि हमको केवल थिएटर के लिए काम करना है, और पर्टिकुलर उनके पास बजट है कि हमारे पास इतने बजट है। हमारे पास जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो बजट की होती है। हमारे रजिस्ट्रार आते हैं, हर नाटक देखने के लिए आते हैं हमारे रजिस्ट्रार और हमारे कुलपति, और वो इस बात के लिए कहते हैं कि मुझे अच्छा लगता है कि आपका डिपार्टमेंट इतना एक्टिव है, और उससे ज्यादा अच्छा लगता है कि आप 0 बजट में हमसे कोई पैसा नहीं मांगते हैं। जितना जरूरी है आप उतना मांगते हैं। तो एक संतुलन जो है वो हमने बनाने की कोशिश की, और मेरी ये कोशिश रहती है कि जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जिस चीज को एक बच्चा ले रहा है, या भारतेंदु नाट्य अकेडमी में ले रहा है, या मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में ले रहा है, कुछ उस तरीके की चीजें मैं दूं। तो केवल मैं यहाँ नहीं पढ़ाता, बल्कि यहाँ मेरे यहाँ बहुत से जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में हम यहाँ पे लोगों को आमंत्रित करते हैं, वे आते हैं, पढ़ाते हैं। और अभी हम 30 तारीख से एक वर्कशॉप रख रहे हैं यहाँ पे रंग संगीत का, और आमोद भट्ट जी यहाँ पे रंग संगीत के लिए आ रहे हैं। तो सर मेरा ये सौभाग्य है कि इस डिपार्टमेंट में अंकुर जी से लेके, मोहन महर्षि जी से लेके, बंसी कौल जी से लेके, वामन केंद्रे से लेके, जितने भी जो नाम हैं
वो सारे नाम जो है वो यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे पढ़ा के गए हैं, लेक्चर दे के। बहुत अच्छी बात। तो मुझे जहां तक लगता है कि आपने, जैसे कि बहुतायत देखा गया है कि जितने भी अभी स्टेट के ड्रामा स्कूल्स खुले हैं या जितने सालों से चल रहे हैं, उनका पाठ्यक्रम सिलेबस एक तरह से एनएसडी की कार्बन कॉपी है। बिल्कुल। तो वो और इतने सालों से उसी पद्धति पे चल रहे हैं। मैं भी कई जगह विजिटिंग फैकल्टी में हूँ, जाता हूँ, तो इसी बात पे मेरा ऐतराज रहता है कि जमाना बदल गया, तकनीकें बदल चुकी हैं, आज समाज इतना इस तरह से अलग रफ्तार से आगे बढ़ चुका है, लेकिन हम वहीं ठहरे हुए हैं, उसी सिलेबस पे हैं, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। लेकिन मुझे ये सुन के अच्छा लगा कि आपने अपने अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, तो ये एक अच्छी बात है। ये भी जरूरी है कि पहले की पीढ़ी जो है वो 10 साल में बदलती थी और अब की पीढ़ी जो है वो मोबाइल के वर्जन के साथ बदल रही है। तो हमें स्वाभाविक रूप से उस सिलेबस को और स्वाभाविक रूप से हमको बाजार को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अंततः जो हमारा विद्यार्थी है वो कहाँ जा रहा है। इसी में हमने एक और शुरुआत की कि मैंने कहा कि हम विद्यार्थियों को बीए और एमए तो करा रहे हैं, लेकिन उनके पास स्पेस कहाँ है काम करने के लिए, वो बच्चा कहाँ जाए काम करने के लिए। मैंने आपको डिग्री दे दिया और अब वो कह रहा है कि सर जो मैंने 5 साल सीखा है उसको मैं कहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं कहीं प्रयोग करना चाहता हूँ, तो उसके पास वो जगह कहाँ है। हमने अपनी कुलपति से बात की। अभी जो हमारी कुलपति हैं पद्मश्री से सम्मानित हैं ममता चंद्राकर जी, छत्तीसगढ़ की बड़ी लोक गायिका है, वो समझी इस बात को, तो उन्होंने कहा कि तुम क्या चाहते हो। हमने कहा कि हम अपना रंगमंडल बनाना चाहते हैं, ताकि अगर हम एक नाटक करते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, मान लीजिए एक नाटक है, हम महीना 1.5 महीना लगाते हैं उस नाटक को और एक शो करके हम खत्म कर लेते हैं। तो मैं कहा उस एक हमारा जो है वो एक प्रोफेशनल विंग भी होना चाहिए, उसकी भी शुरुआत होनी चाहिए कि मेरा बच्चा अगर कोई भूतपूर्व विद्यार्थी है, वर्तमान विद्यार्थी है, तो वो मिलके हम लोग कुछ नाटक करें और हम उसे बाहर लेके जाएं ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बाहर आए। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, आप प्रपोजल बनाइए। हमने प्रपोजल बनाया, रंगमंडल हमने बनाया और हमारे जो गवर्नर हैं उनको हमने चिट्ठी लिखा कि हम आपके पास आएंगे क्योंकि कोरोना काल है, तो हम रायपुर आएंगे और हम एक ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसका उद्घाटन आप करें। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं खुद आऊंगी आपके पास नाटक देखने के लिए। और गवर्नर रायपुर से खुद आई यहाँ पे नाटक देखने के लिए और हमने कहानी का मंचन की शैली में हमने बड़े भाई साहब नाटक किया। बाकायदा उन्होंने देखा, रंगमंडल का विधिवत जो है उन्होंने गठन किया और मुझे ऐसा लगता है, विश्वास है कि जो पूरे जो विश्वविद्यालयीन संरचना है और जितने पुराने डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स में भी केवल हमारा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका अपना एक व्यावसायिक रंगमंडल की वर्ण बढ़ रहे हैं और उसको हमने स्थापित किया है। तो ये भी हमने किया। ये तो बहुत ही ऐसा पुण्य का काम किया है आपने कि जैसे कि वही कि बच्चे निकल के जाएंगे कहाँ, कम से कम उनको एक प्लेटफॉर्म तो मिले, व्यावसायिकता की तरफ एक कदम तो बढ़ा। यही इसी बात की तो लड़ाई चल रही है इतने सालों से हर जगह की। हिंदी रंगमंच की अगर हम बात करें तो व्यावसायिकता के नाम पे हम कहीं कुछ हासिल कर ही नहीं पा रहे हैं, न प्रोवाइड कर पा रहे हैं। रिपेट्रीज जो गिनती के थी वही है, वो भी जो पहले थी उनमें से भी गिनती कम हो चुकी है, 1-2 ही बची है। तो ये एक बहुत दुखद स्थिति है। लेकिन ऐसे में आपने प्रारंभिक चरण में ही, अभी डिपार्टमेंट खुला ही है, उसके साथ ही साथ आपने मतलब एक रिपेट्री का भी मतलब उद्घाटन करा लिया और काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत मतलब मूल्यवान बात है। योगेंद्र जी, जब आप जिस पीरियड में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पहुंचते हैं और जिस अवधि में आ रहे हैं आप, ऐसे में बहुतायत अभिनेता की है, लोग अभिनय पे ही ज्यादा फोकस्ड हैं, हर आदमी एक्टर बनना चाहता है। आज अगर आप गिनती मतलब कहीं भी वर्कशॉप में कराएंगे, हर आदमी हाथ उठाएगा अभिनेता बनने के लिए। आप में अभिनेता बनने की चाहत उस तरह से नहीं रही कि मैं अभिनेता बन के काम करूं? मैं बोलता अभिनेता ही हूं सर, और लेकिन मैंने डिजाइन डायरेक्शन पे इसलिए भी लिया क्योंकि हम पूरे प्रोसेस में तो साथ रहेंगे, लेकिन इसके बहाने मुझे कुछ तकनीक भी जानने को मिली।
क्योंकि जब मैं बाहर वहां से निकलूंगा तो बतौर डायरेक्टर ही मैं कमा खा पाऊंगा। जो हमारी जो मतलब जो अभी का जो हमारा वर्तमान समय है उसमें, तो हमने कहा कि लेकिन जब हम नाटक करते थे वहां पे तो हम अपने एक्टर्स को ये चैलेंज देते थे। हम ये जो 5-6 लोग थे हम डिजाइनर, वो हम ये चैलेंज देते थे कि बेटा मंच में पहली लाइट हमारे ऊपर पड़ेगी, देख लेना तुम लोग कुछ भी कर लो, चाहे चाहे कोई भी नाटक हो। तो वो कहते भी थे कि कैसे होगा। मैं कहा होगा, क्यों चिंता कर रहे हो तुम लोग। अब बाद में वो कहते भी थे, जैसे फर्स्ट ईयर में जो सीन वर्क होता है उसमें सीन वर्क में एक विदेशिया हुआ संजय भैया के साथ में, संजय उपाध्याय जी के साथ में, तो सारे रोल जो है वो हम लोग को मिले, हमको मिले। उसके बाद हम लोगों ने हेमा सिंह के उसमें रुस्तम सोहराब किया, पारसी में एक सीन वर्क किया, तो उसमें सारे रोल जो है वो हम लोग को मिले। उसके बाद दिनेश खन्ना जी के साथ जब हमने सूरज का 7वां घोड़ा किया तो उसमें जो मुख्य भूमिका थी वो मुझे मिली। तो सारे लोग ये मान रहे थे कि ये तो एक्टर ही है, लेकिन मेरे को मिल गया डिजाइन डायरेक्शन। एक मैं छोटी सी घटना मैं आप लोग को सुनाना चाहता हूं कि मुझे किसी कारण से अपने घर आना पड़ा, रायगढ़ आना पड़ा, और हमारे साथ एम के रैना जी हमारे साथ, हमारे बैच के साथ गोदान कर रहे थे। तो जब मैं वापस पहुंचा तो सारे रोल जो है वो बढ़ चुके थे, मेरे लिए कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि तू मुझे असिस्ट करेगा और तू जो है वो पोस्टर वोस्टर सब डिजाइन करेगा। मैं कहा ठीक है सर, मैं आपको असिस्ट करूंगा, ये मेरे लिए बड़ी बात है। मेरे दोस्त लोग जो है वो कहे कि बेटा अब तो कोई रोल नहीं है, तू कैसे करेगा। मैं कहा रुको अभी इंतजार करो। मैं कहा मैं अगर चैलेंज दिया हूं तो मैं आऊंगा पहली लाइट में। मैं उनके पूरे प्रोसेस को समझा, उनके पूरे प्रोसेस को देखा। उन्होंने उसमें ठाकुर का कुआं और कफन भी उसमें उन्होंने जोड़ा था उस कहानी को भी। मैं इनके रैना सर के साथ बैठा, मैं कहा सर मैं कुछ सजेशन दे सकता हूँ आपको। तो उन्होंने कहा बिल्कुल दीजिए। मैं कहा सर मैं दृश्य ऐसे शुरुआत सोच रहा हूं मैं कि गांव की चौपाल है, कुआं है और उधर कहीं मचान बना हुआ है। पूरा मैंने सेट उनको समझा दिया उनको, और मैं कहा पूरे गांव वाले बैठे हुए हैं और कुआं का जो चबूतरा है वहां पे एक पंडित जो है वो कथा वाचन कर रहा है और आरती हो रही है भगवान की, राम की या कृष्ण की, जिसकी भी कहें, रामायण ही चल रहा है। और उसी बीच में घीसू और माधव आते हैं। तो घीसू और माधव जैसे गांव आते हैं तो गांव वाले जो है उनको भगा देते हैं, चलो भगो यहां से। तो मैं कहा आप जो यूपी के गांव दिखाना चाह रहे हैं वो यूपी का गांव एक सीन में आपको दिख जाएगा। उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया सजेशन है तुम्हारा, तो आप ये बताइए कि इसमें तो मुझे म्यूजिक वाला को लाना पड़ेगा। मैं कहा सर मुझे मौका दे दीजिए, थोड़ा मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, थोड़ा रामायण खोलता हूँ मैं, उसमें से कुछ दोहा निकाल के आप कल दिखाता हूँ मैं। उन्होंने कहा कि ठीक है दिखाओ। रात को मैं अपने दोस्तों के साथ में बैठा, पुंज प्रकाश फर्स्ट ईयर में थे उस समय, और हमारा उत्पल जो है वो हारमोनियम बजा रहा था। तो हम लोग रात को बैठे और रात को मस्ती मस्ती में जो है वो हमने एक रामायण की एक चौपाई, 2-3 चौपाई निकाल के हमने धुन बना ली उसमें, ऐसा ऐसा है और ये वाली चौपाई है और ये इसलिए चौपाई है, यही वाली चौपाई है जिसमें दशरथ और राम जी के बीच का संवाद है जब वो वनवास के लिए निकल रहे हैं। तो बोले ये तो बहुत अच्छा है, पढ़े उसको। बोले ठीक है। तो मैं कहा आप बोले तो मैं करके दिखाऊं। तो बोले हाँ दिखाओ, करके दिखाओ। मैं गा के दिखाया, गा के सुनाया उनको। तो बोलते हैं तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, तुम ही क्यों नहीं करते हो उसको, तुम ही करोगे। तो मैं अपने दोस्तों को आंख मारा, मैं कहा मेरा रोल फिक्स है बेटा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही तो छीना जाता है, ऐसे ही तो जगह बनाई जाती है। ऐसे छीना जाता है। तो एक ये भी समझने का मौका मिलता था मुझे कि डायरेक्टर का अप्रोच क्या है। अगर एम के रैना सर कर रहे हैं तो उनका अप्रोच क्या है, अंकुर सर कर रहे हैं उनका अप्रोच क्या है, रणजीत कपूर सर कर रहे हैं उनका अप्रोच क्या है। हमें बहुत से लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। हमें अनामिका हक सर के साथ भी काम मिला,
करने का मौका मिला, जो प्रोडक्शन प्रोसेस को अपने साथ लेके आई। सबसे पहले उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद में उसको अनुराधा कपूर और अभिलाष पिल्ले जो है वो पकड़ते हैं। तो हमको ओरिजिनल भी हमको दिया और उसकी फोटोकॉपी की फोटोकॉपी भी जो है वो हमको समझ में आई कि चीजें कैसे एक दूसरे से आती हैं। तो वो सब मुझे समझने का बहुत मौका मिला, क्योंकि ये सारे नाम मैं भी इन सब से गुजरा हूँ, मतलब अनामिका जी के साथ भी, रंजीत साहब के साथ भी, एम के रैना के साथ भी, अंकुर जी के साथ भी। तो सारे हर सबका की अपनी एक शैली है, सबका अपना एक प्रोसेस है। ट्रेनिंग एक जो बात है, कितना महत्व देते हैं आप, मतलब ट्रेनिंग कितना अनिवार्य है? और ये जिस पद्धति पे ये ट्रेनिंग दी जा रही है आजकल ड्रामा स्कूल्स में जो भी चल रहे हैं, आप इससे कितना मतलब मुतासिर हैं कि मतलब सब ठीक ठाक चल रहा है या अनुकूल है या नहीं है? क्या कहेंगे इसके बारे में? ट्रेनिंग तो बहुत जरूरी है सर, और दोनों तरह की ट्रेनिंग है। जैसे मैंने कहा कि पहली जो मेरी ट्रेनिंग थी वो अनौपचारिक ट्रेनिंग थी, और जब मुझे लगता था कि मुझे नाटक देखना चाहिए तो मैं भोपाल और दिल्ली तक गया नाटक देखने के लिए, नाटक करने के साथ साथ। दो तरह की ट्रेनिंग है, एक औपचारिक है, एक अनौपचारिक। हम लोग जो गुजरे, शुरुआत सबकी अनौपचारिक से होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक औपचारिक प्रशिक्षण जो है वो हमारे लिए जरूरी होना चाहिए। वो इसलिए भी होना चाहिए कि जो आपकी जो प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है उस पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कहाँ आगे तक ले जा सकते हैं। तो जो उसकी पद्धति है, प्रशिक्षण की जो पद्धति है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही प्रायोगिक होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आधे अधूरे में नाटक को पढ़ाया, तो मैं कहा तो हम केवल आधे अधूरे नाटक को पढ़ाते भर नहीं है, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि हम पूरा नाटक ना करें तो कम से कम हम 25 मिनट हम उसको कर लें। उससे विद्यार्थी की जिज्ञासा पैदा होती है, वो खुद सोचना, समझना, डिजाइन करना, चीजों को अपने तरीके से एनालिसिस करना जो है वो शुरू करता है। अगर मैं किसी चीज को मैं देखते देखते करता हूं तो हो सकता है कि मैं उसको 2 साल में लर्न करूं, लेकिन अगर मैं किसी विधिवत किसी संस्थान से मैं प्रशिक्षण लेता हूं तो मैं 2 महीने में सीख लूं, या उस प्रोसेस से जो है मैं सीख लूं, या मेरा अनुभव जो 2 साल में मिले वो अनुभव मेरा 6 महीने में मेरा बन जाए। तो वो संस्थान पे भी काम कर मतलब निर्भर करता है और टीचर्स पे भी निर्भर करता है। एक बात और, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी जब मैं था तो भी मुझे कुछ क्वेश्चन मार्क लगता था, ये मतलब थिएटर एक्सरसाइज क्या है। और अब जब मैं इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूं, मैं इतने साल से मैं देख रहा हूं, खुद भी मैं पूरी तरीके से उसमें डूबा हुआ हूं मैं, तो मुझे लगता है कि अधिकांश उसमें जो है संस्थानों में जो है एक्टिंग टीचर जो है वो एक्सरसाइज पे डिपेंड हो जाता है कि वो अलग अलग तरह की एक्सरसाइज कराएगा, कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी कराएगा। लेकिन अंततः जब हम प्रोडक्शन पे आते हैं, मेरा ये एनएसडी में भी सवाल था कि हम एक्टिंग की क्लास में हम कुछ और कर रहे हैं, लेकिन कोई बाहर का डायरेक्टर आ रहा है, चाहे वो रंजीत कपूर आए, चाहे बंसी कौल आए, चाहे एम के रैना आए, चाहे जो भी आए, लेकिन जब वो आ रहे हैं तो वो उस प्रोसेस को पूरी तरीके से नकार रहा है। लेकिन तो हम खुद नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं उस एक्सरसाइज को, और जब हम उस एक्सरसाइज को अप्लाई करने की हम कोशिश कर रहे हैं तो हमारा डायरेक्टर बोल रहा है कि यार इतना ढीला ढाला नहीं चलेगा, तुरंत मुझे एक्शन चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें थिएटर की बेसिक एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, होनी चाहिए, लेकिन कई बार जो हम एक्सरसाइज के नाम पे जो हम उल जुलूल चीजों को करते हैं, और मुझे लगता है वो टाइम पास के लिए है, तो उसकी बजाय मैं छोटे छोटे नाटकों के किसी चरित्र को लूं मैं, और अपने विद्यार्थी को मैं जितने तरह के मैं चरित्र कराऊंगा मैं, वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होगा बाहर निकल के उस विद्यार्थी के लिए जो वो काम आएगा। बहुत अच्छी बात।
योगेन जी, जैसा गाहे बगाहे हर किसी के मुंह से भी आजकल सुनने को मिल रहा है कि थिएटर की ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या थिएटर का विद्यालय है, नाट्य विद्यालय है, लेकिन रिपेट्री भी है। लोग रुकना रिपेट्री में भी काम नहीं करना चाहते। ज्यादातर एक्टर ही निकल रहे हैं और वो सीधे मुंबई का रुख कर रहे हैं। तो वहां जब फिल्मों में आना है तो क्यों नहीं नाटक के साथ फिल्म एक्टिंग कोर्स भी शुरू किया जाए। जब भाई तादाद हम भेज रहे हैं, एक खेप जाती है मुंबई में, तो उनको विधिवत वैसी प्रणाली से, उसी पद्धति से निकाल के भेजें कि जो और जाके रवां होके वहां काम कर सके। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखिए, हम उनको रोजगार तो नहीं दे पा रहे हैं उस तरह से, है ना। रिपेट्री में एक लिमिटेड लोग ही काम कर पाएंगे, ज्यादा बहुतायत तो हो नहीं सकती। लेकिन हर साल अगर आप एवरेज निकालें तो मतलब 50% से ज्यादा लोग मुंबई ही भाग रहे हैं एक्टिंग के नाम पे। तो और फिल्म और टेलीविजन में जब काम करना है तो उनको विधिवत वहां पे प्रोवाइड किया जाए ना, टीवी की एक्टिंग और फिल्म की एक्टिंग, तो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। बिल्कुल है, मेरी तो सहमति है सर इसमें। और अब जो हमारा समय है उसमें आप तीनों को अलग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो हमारी जो ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ तक कि मैं कई कमेटियों में अभी बैठता हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ये ग्रांट जो हमको मिलता है उसको भी रिवाइज करने की जरूरत है। आपका ये बिल्कुल कहना सही है कि जो फिल्म है, टेलीविजन है, उसको हम अलग से न करके हमारे साथ में उसको समाहित करना चाहिए। और हमने बकायदा एक पेपर, एक सेमेस्टर में हमने बकायदा एक पेपर रखा है। तो जिस तरीके से विद्यार्थी जो है वो 6 महीने में एक सेमेस्टर पे अगर वो 2 नाटकों की प्रस्तुति के लिए अगर हमने, या एक नाटक की प्रस्तुति के लिए हमने लिखा हुआ है, तो हमने लिखा है कि वो फिल्म निर्माण की पूरी प्रक्रिया को समझेगा और एक फिल्म निर्माण के एक प्रोसेस से गुजरता हुआ एक छोटा सा वो फिल्म भी बनाएगा। आज हमारी जो जरूरत है वो व्यापकता की जरूरत है। बहुत ही हम संकुचित होके हमारा दृष्टिकोण जो है वो नहीं हो सकता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। मेरे विद्यार्थी को जब तक मैं 10 चीजें नहीं दिखाऊंगा, उसमें से वो चुनेगा कौन सी चीज। तो 10 थाली तो मुझे रखनी पड़ेगी उसमें से, और मुझे बताना पड़ेगा। मैं एक चीज और भी मैं बहुत इस बात को मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं महसूस करता हूँ, और मैं इसे पूरा करता हूँ मैं, कि अगर मेरे पास कोई विद्यार्थी आता है, मान लीजिए कि अच्छी बात यह है कि अभी हमारे पास सीटें पूरी भर्ती नहीं है, तो 10 या 20 हमारे पास विद्यार्थी हैं, तो 10 के 10 विद्यार्थी एक्टर बनने के लिए तो नहीं आएगा। हो सकता है उसमें से हमारे पास ऐसे 2-3 ऐसे बच्चे हैं जिनकी बड़ी इच्छा है लाइट डिजाइन करने। वो कहता है सर मेरे को एक्टिंग मत कराओ, मेरे को लाइट कराओ। तो मैं उसको लाइट की किताबें देता हूँ पढ़ने के लिए, अपने साथ लेके जाता हूँ कि चलो तुम मेरे साथ लाइट करना। अगर कोई मिल जाता है, कोई हमारा सीनियर है, कोई किसी फेस्टिवल में गए हैं, हम उनके साथ उनको अटैच कर देते हैं कि चलो बेटा देखो जाओ कैसे लाइट लगाते हैं, कैसे करते हैं। तो अब व्यक्तिगत तौर पे भी हमें इन चीजों को देखना चाहिए। तो अभी हमारे कुछ बच्चे हैं जो फिल्मों की ओर उनका बड़ा ध्यान है, तो हमने कहा कि देखो हम समूह में तो अभी काम नहीं कर पा रहे लॉकडाउन के समय, तो तुम लोग एक काम करो कि अभी जो लॉकडाउन लगा था पहला और दूसरा, और उसमें जिस तरीके से पलायन हुआ था एक शहर से दूसरे शहर, वो बड़ा भयावह था। वो उसको लेके तुम लोग एक छोटी सी फिल्म बनाओ। उन लोगों ने खुद ने स्क्रिप्ट लिखी, उस नाम ही रखा उन्होंने लंबी सड़क, और उसमें वो फिल्म उन्होंने बनाई। कहने का अर्थ यह है कि आपसे मैं सहमत हूं पूरी तरह कि फिर से मैं आ रहा हूं कि मुझे घूम फिर के मुझे अपने बाजार की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा, मुझे व्यवसाय की तरफ जाना पड़ेगा। तो जब वो बच्चा वहां जाए तो उसे ये ना महसूस हो कि मैं कैमरा के बारे में मैं जानू ही ना,
लोग मुझे एक चीज और पूछते हैं सर कि सर फिल्म एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग में अंतर क्या है। मैं कहा एक्टिंग एक्टिंग है, वो फिल्म में भी आपको वही एक्टिंग करनी है और थिएटर में भी आपको वही एक्टिंग करनी है। अंतर मीडियम का है कि अगर आप स्टूडियो थिएटर में करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपकी आवाज, आपकी गति, आपका लय, आपका सब कुछ बदलेगा। और अगर आप ओपन में चले जाएंगे जहाँ के 10,000 की पब्लिक है तो वहां सारी चीजें जो है वो बदल जाएंगी। तो हमें जो सीखना है वो हमें माध्यम को सीखना है मूल रूप से हमें। तो इसीलिए हमने एक पेपर रखा कि कम से कम आप एक माध्यम तो सीखें, एक जाने तो कम से कम चीजों को। इसमें एक चीज जरूर हो सकती है कि जो नाटक सीखने वाला बच्चा है उसके पास पैसे नहीं होते, लेकिन फिल्म सीखने के लिए ग्लैमर है ना फिल्म में, तो उस ग्लैमर के चक्कर में भी बहुत से लोग आते हैं, तो वो आपको पैसे भी दे सकते हैं। ये जरूर देखना पड़ेगा कोर्स को डिजाइन करते हुए या किसी चीज को देखते हुए। नहीं, ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप किसी संकीर्णता में नहीं देख रहे हैं, आप एक व्यापक स्वरूप में देख रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि हमें बाजार तक भी पहुंचना है और हमें अपने बच्चों को वहां तक, मतलब उनको इस सलाहियत में लेके जाना है कि अगर वो उस बाजार में जाना चाहते हैं तो उनमें कुछ तो एक सलाहियत पैदा रहे, उनको कुछ तो एक इल्म रहे कि कहाँ जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि मतलब कि कोर्स भी कर लिया और उन्हें खड़े होने की भी तमीज नहीं, ऐसा तो ना हो। तो हम अगर कहीं से भी किसी भी शैली में काम कर रहे हैं, किसी भी विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं, तो कम से कम उन्हें इतना ज्ञान तो रहे। वो उनकी मंशा है कि वो थिएटर करना चाहते हैं या कहाँ जाना चाहते हैं, इतनी स्वतंत्रता तो होनी ही चाहिए। योगेन जी, अभिनेता और निर्देशक के ताल्लुकात किस तरह से होते हैं किसी चरित्र के निर्माण में? मतलब किस हद तक एक अभिनेता मदद करता है या किस हद तक एक निर्देशक? मूलतः तो अभिनेता ही है। एक उदाहरण में आपको मैं बताऊंगा, निर्देशक तो एक तीसरी आंख की तरह काम करता है। वेटिंग फॉर गोडो अलकनंदन जी कर रहे थे भोपाल में। दो एक्टर, दोनों भारत भवन से थे, छत्तीसगढ़ के थे, दोनों का निधन हो गया आज की तारीख में। और कहते हैं कि मैंने पढ़ा है इंटरव्यू में, मैंने अलकनंदन जी से मैंने बात भी की है, कहते हैं कि वो उनका जो नाटक था वो बहुत ही ग्रेट नाटक था, बहुत ही हाउसफुल गया और बहुत ही कामयाब जो है वो प्रस्तुति थी। तो लोगों ने उन दोनों एक्टर से पूछा कि आप ये बताइए कि ये नाटक तो बहुत कठिन नाटक है और अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते, और आप तो कहीं से ट्रेंड भी नहीं है, एनएसडी से या एफटीआई से या बीएनए से, कहीं से, लेकिन फिर भी आपने कमाल का अभिनय किया, तो कैसे किया? उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं केवल उसमें एक चीज है, मेरे डायरेक्टर ने बताया कि किसी चीज का इंतजार हो रहा है, जो उसकी एक लाइन है, वो क्या है मुझे नहीं मालूम, मैंने उस लाइन को पकड़ा। उन्होंने कहा कि जब हमारे पिताजी हबीब साहब के ग्रुप में काम करते थे और जब वो पहली बार दिल्ली गए तो पूरे घर वालों को ये अपेक्षा रही कि ये जो हमारा जो कच्चे की जो दीवार है वो पक्के की हो जाएगी, और होते होते जो है वो हमारे पिताजी गुजर गए, लेकिन वो दीवार जस का तस है। अब जब मैं निकला और जब मैं भोपाल आया तो जो मेरे घर वालों की अपेक्षा है या जो मेरी अपेक्षा मेरे पिताजी से थी, वही अपेक्षा मेरे से है, और वो दीवार आज भी वैसी ही है। कहने का अर्थ ये है कि ये आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो चरित्र का जो निर्माण है, वो चरित्र का निर्माण आपको डायरेक्टर सजेशन दे सकता है आपको, लेकिन आपकी स्मृतियां
जिसको भरत मुनि ने भी कहा अपने उसमें कि स्मृतियां बहुत जरूरी हैं, उसको बाद में मॉडिफाई करके हमें स्टेनिस्लावस्की आते हैं, कहते हैं कि आपकी इमोशनल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अब उस इमोशनल आपकी कौन सी मेमोरी आपके किस चरित्र निर्माण के लिए कहां से कैसे आएगी, ये एक एक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपने विद्यार्थियों को ये कहता हूं कि मैं आपको आंगिक सिखा सकता हूं, मैं आपको वाचिक सिखा सकता हूं, मैं आपको आहार्य सिखा सकता हूं, लेकिन मैं आपको सात्विक नहीं सिखा सकता। ये जो इमोशन है, जो जो संवेदनाएं हैं, वो जब तक हमारे अंदर नहीं होंगे तब तक मेरे पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। मेरा सुर ही नहीं है और मैं कहूँ कि मैं गायक बन जाऊं तो वो संभव नहीं है वो चीजें। तो चरित्र निर्माण जो है वो पूरी तरीके से एक अभिनेता के ऊपर निर्भर करता है कि वो अभिनेता कितना समझदार है, कितना संवेदनशील है, कितनी गहराइयों के साथ उस स्क्रिप्ट को लेता है, कैसे अपने आप को डिजाइन करता है। मैं बार बार फिर से, चूंकि मैं एक टीचर हूं, तो जैसा मैं अपनी बातों को मैं अप्लाई तो अपने स्टूडेंट के ऊपर ही करूंगा। तो मेरा ये मानना है कि एक अभिनेता को ये इतनी समझ जो है वो बहुत जरूरी है कि मैं अपने आप को मैं कैसे डिजाइन कर रहा हूं। तो उसमें सारी चीजें आती हैं और स्वाभाविक है कि अब जब आप अपने आप को डिजाइन करेंगे तो वो चरित्र निर्माण की तरफ ही जाएंगे। ये मुझे लगता है कि ये खुद को चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसी को थोड़ा विस्तार देते हुए मैं जानना चाहूंगा कि कुछ निर्देशक जैसे अभिनेताओं को ब्लॉकिंग के स्तर पे बांध देते हैं कि इतने 4 कदम चलना है, फिर बैठना है, फिर मुड़ के देखना है, और कुछ लोग पूरी आजादी देते हैं। तो कौन सा तरीका सही है, आप क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है जो पूरी आजादी देते हैं वो, क्योंकि एनएसडी में रहते हुए हमने कुछ ऐसे निर्देशक के साथ भी काम किया जो पूरी तरीके से हमको बांधते हैं। तो वो आप मान लीजिए कि मैं अभी हमने आधे अधूरे किया, यहाँ पे आधे अधूरे स्क्रिप्ट अपने आप आपको बांधता है। आप उसको पारसी में नहीं कर सकते हैं, या आप उसको लोक शैली नौटंकी में नहीं कर सकते हैं। आप उसको वो अपने आप में स्क्रिप्ट जो है वो बंदी बनाए। अब मैं अभिनेता को अगर मैं छोड़ देता हूं, मैं केवल जो है वो लोग को देखने जाता था और कुछ टिप्स देके जो है वो मैं चले आता था कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, करके देखिए। मकसद ये होता है कि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा सोचने के लिए मजबूर करें। एक जगह उन्हें खड़ा मत कर दीजिए कि हाँ बस सर ने तो ये कह ही दिया है। कि जब हम रिहर्सल कर रहे हैं उसका मतलब ही यही है कि रोज हमको दोहराना नहीं है। एक फ्रेम हमने बांध दिया, अब उस फ्रेम से हम कैसे क्या कर सकते हैं, ये जो है वो हमें सोचना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी प्रस्तुति भी वही होगी जहां एक्टर अपने आप को बंधा हुआ महसूस नहीं करेगा बल्कि खुला हुआ महसूस करेगा। मैं एक उदाहरण मैं आपको और दूं, मैं पनिक्कर साहब एनएसडी रेपर्टरी के साथ में शाकुंतलम कर रहे थे अभी अभी कुछ उनकी मृत्यु के कुछ वर्षों बाद, और भारत रंग महोत्सव में उसकी ओपनिंग होनी थी कमानी में। शायद संयोग से मैं था, मैं गया देखने के लिए, और मैंने ये रियलाइज किया कि ये जो है ये अपने आप को बड़ा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं एक्टर जो है। क्योंकि हमें तो जींस पहनने की आदि हो गई है, लड़के को और लड़कियों दोनों को शूज पहनने के हम आदी हो गए हैं। तो हमारी चाल ढाल सब बदल गई है। अब मैं कितना भी कुछ भी सीख लूं, एक महीना मैं कुछ भी सीख लूं, लेकिन मेरी मूल प्रवृत्ति तो नहीं बदलेगी। और जब मैं स्टेज पे आऊंगा तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं मेरे को मूल प्रवृत्ति दिखाई देगी। तो कॉस्ट्यूम से मैंने ढक लिया, कुछ मुद्राएं भी बना रहा हूं, लेकिन वो बड़ी नकली नकली सी लग रही। तो मैं सोचता रहा कि ये नकली नकली सी क्यों लग रही। फिर मैं अंकुर जी के पास गया, फिर मैं वामन जी के पास गया, दोनों से मैंने ये बातें शेयर की। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा तुम्हारा जो एनालिसिस करना है वो बिल्कुल सही है। ठीक इसके विपरीत आप इनका हबीब तनवीर का संस्कृत नाटक देख लीजिए।
ये कारंत जी का आप नाटक देख लीजिए। तो मैं रायगढ़ में हूँ, छत्तीसगढ़ में हूँ, और मैं केरल के स्टाइल पे अगर मैं नाटक करूँ तो कितना दिन में कर पाऊंगा। तो मेरा ये कहना है कि छोड़ना चाहिए एक्टर को। बहुत ही मूल्यवान बातें हो रही हैं, देखिए समय का पता नहीं चला। जाते जाते एक सवाल और करूंगा। ग्लोबल राजा जो अभी आप मंचित करके आ रहे हैं उज्जैन में अपनी रंगमंडल के द्वारा, उस नाटक के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये मूलतः नाटक अलकनंदन का उज्बक राजा 3 डकैत जो नाटक है, या जो नंगा राजा के नाम से भी जो लोग खेलते हैं, वो वही नाटक है। लेकिन हमने उसका नाम रखा ग्लोबल, आज के समय को जो है वो देखते हुए, क्योंकि अभी जो है वो हम बहुत ही स्वार्थी हो गए, और हम कई आपाधापी कर रहे हैं, कई चीजों को तोड़ मरोड़ रहे हैं, और नाम देते हैं सत्ता का, नाम देते हैं कि हम अपने राज्य को हम बहुत आगे लेके जाएंगे, लेकिन अंततः वो कुछ होता नहीं। और जो बाहर की जब हम बाहर से हम अर्थ लेके आ रहे हैं, मुद्रा लेके आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हम उसके साथ अपना उनका कल्चर भी लेके आ रहे हैं। केवल मुद्राएं साथ नहीं आ रही हैं, उनके साथ उनका कल्चर भी आ रहा है, जो हम लोग बहुत नजदीक से इस कल्चर को हम लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो वो उसी के इर्द गिर्द जो है वो नाटक है कि मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। 90 में ये लिखा गया नाटक था, लेकिन कुछ नाटक जो है वो बड़े कालजयी जो है वो लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये नाटक भी जो है वो बड़ा कालजयी है। अब इसी से जुड़ा हुआ मैं एक और बात कहूंगा। जब हम चरित्र की बात कर रहे थे ना, बर्तोल्ट ब्रेख्ट की एक कविता है, और वो कविता है कि अभिनेता तुम दक्ष बनो अवलोकन में। लंबी कविता है, आपने पढ़ा है। अभिनेता तुम दक्ष बनो अवलोकन में, लोग तुम्हें देखेंगे ये देखने के लिए कि तुमने कितना अच्छा देखा और क्या दिखा सकते हो। तो आपकी और हमारी पूरी जद्दोजहद जो है वो इसी की है कि मैं क्या देखता हूँ और उसे कैसे दिखा सकता हूँ। तो यही मैंने कोशिश की है ग्लोबल राजा में या अपने और नाटकों में। योगेन जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। जिस तरह की आपकी सोच है, जिस तरह की आपकी सरलता है, जिस तरह से आप मतलब एक पूरे व्यापक स्वरूप में लेके चल रहे हैं चीज़ों को, तो मेरी शुभकामनाएं यही हैं कि मतलब आप इसी तरह से कर्मठ बने रहें। और जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि दुनिया में वही शख्स है ताजीम के काबिल, दुनिया में वही शख्स है ताजीम के काबिल जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया हो। और आपने हालात के रुख को मोड़ा है, और ईश्वर आपके साथ हमेशा रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आया, आपसे आनंद रहा बातचीत करने का, और हम जल्दी मुलाकात करेंगे आपसे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भारतेंदु नाट्य अकेडमी का, खरे जी का, आप सबका कि आपने मुझे याद किया। धन्यवाद।